नमस्कार, मेरे मंच अभिसार शर्मा से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज मुद्दा क्या है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंगना रनावत को पद्म पुरस्कार मिला है। मेरा सीधा सा सवाल है कि मोदी सरकार नफरतियों को आखिर क्यों पुरस्कृत करती है, इनाम क्यों देती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कंगना रनावत वो अभिनेत्री हैं जो अपने अभिनय की वजह से कम अपनी नफरती बयानों की वजह से ज्यादा जानी जाती हैं। ये वही कंगना रनावत हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर से पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि वो लगातार नफरती बयान दे रही थी। मैं आपके सामने दोस्तों कुछ मिसाल पेश करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कंगना रनावत किस तरह के नफरती बयान देती थी। सबसे पहले बयान देखिए जिसमें वो मेरे किसानों को आतंकवादी बता रही हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कहा था, इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्गर व्हेन वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर। आवर फार्मर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नेशंस वेल बीइंग। रोहित शर्मा यह कह रहे हैं कि हमारे किसान देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसके जवाब में कंगना रनावत किस तरह का नफरती बयान देती हैं आपकी स्क्रीन पर। Why all these cricketers sounding like धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का? Why would farmers be against laws which are revolutionary for their well-being? These are terrorists who are causing ruckus. Say that ना, इतना डर लगता है। ये औरत हमारे किसानों को आतंकवादी बता रही थी। इन्हें मिला है पद्म पुरस्कार। आगे देखिए साहब, ये तापसी पन्नू एक और बेहतरीन एक्ट्रेस को अपनी सस्ती कॉपी बता रही है। क्या कहा इन्होंने? हर ओनली अचीवमेंट इज बी अ सस्ती कॉपी सिंस शी स्टाइल्ड हरसेल्फ लाइक मी पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग हर लिबरूज आर हैप्पी टू फाइंड नॉट जस्ट सस्ती बट ऑल्सो atrocious, ugly and more than willing to be anti-national as well। तापसी पन्नू को इन्होंने एंटी नेशनल बताया, अपनी सस्ती कॉपी बताया, बदसूरत बताया। कंगना रनावत, मैं आपको साफ तौर पर कह दूं, आप एक अच्छी अभिनेत्री हैं और आपकी एक दो फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी। मसलन गैंगस्टर बहुत अच्छा था, वो लम्हे बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी क्वीन बहुत खूबसूरत फिल्म लगी। मगर आप बतौर अभिनेत्री एक बहुत ही लिमिटेड अभिनेत्री हैं। आपकी बहुत सीमित काबिलियत है। आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है मोदी सरकार के दौरान। मगर तापसी पन्नू आपसे कहीं बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं और कहीं बेहतरीन इंसान भी हैं। जी हां, इंसानियत। कंगना, आप इतनी अच्छी अभिनेत्री होकर भी अच्छे इंसान ना बन पाई तो क्या फायदा। आगे देखिए दोस्तों, जिस ट्वीट की वजह से इन्हें ट्विटर पर से पाबंदी लगाई गई थी, कंगना रनावत खुलेआम नरसंहार की बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं देखिए, दिस इज हॉरिबल, we need super Hyundai to kill Hyundai. She is like an unleashed monster to tame her. Modi ji, please show your Virat Roop from early 2000s। यहां पर कंगना रनावत पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही थी। ममता बनर्जी को राक्षस बताया और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जिस तरह से 2001 में आपने अपना रौद्र रूप दिखाया था। 2001 में क्या हुआ था दोस्तों? गुजरात में नरसंहार हुआ था जिनमें कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कई हिंदू भी मारे गए थे। मगर अधिकतर मुसलमानों को निशाने पर लिया गया था और उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। कंगना रनावत नरसंहार की बात कर रही थी, पश्चिम बंगाल में नरसंहार की बात कर रही थी। इस महिला को मिला है पद्म पुरस्कार। आगे देखिए दोस्तों, किस तरह से दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ा रही थी। जैसे कि आप जानते हैं, दीपिका पादुकोण जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रही हैं और उन्होंने अक्सर इस बारे में सार्वजनिक तौर पर भी अपनी बात कही है। कंगना रनावत उनके बारे में उनका मजाक किस तरह से उड़ा रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अच्छी अभिनेत्री होना काफी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनिए। और उसकी कमी साफ तौर पर कंगना में दिखाई देती है। कंगना क्या कह रही हैं? रिपीट आफ्टर मी, depression is a consequence of drug abuse. So-called high society rich star children who claim to be classy and have a good upbringing ask their manager, माल है क्या? यानी कि दीपिका पादुकोण अगर डिप्रेशन का शिकार हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेती हैं,
कंगना को पता होना चाहिए कि समीर वानखड़े नाम के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान सबकी जांच कर ली है और उस जांच में कुछ नहीं निकला है, मगर खुलेआम इस तरह से दीपिका पादुकोण को टारगेट कर रही है। कार्यक्रम में मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मोदी सरकार नफरतियों को इनाम क्यों देती है, क्यों पुरस्कृत करती है? एक और चेहरा देखिए आपके स्क्रीन पर, अनुराग ठाकुर, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री। क्या आप भूल गए दोस्तों, एक चुनावी रैली में इन्होंने क्या नारे लगाए थे? याद है कि नहीं? और फिर इन्हें पुरस्कृत किया गया, किस तरह से? इन्हें पुरस्कृत किया गया सूचना और प्रसारण मंत्री बनाकर। हकीकत यह है दोस्तों, इस देश में जो जितनी नफरत में बात करेगा, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो समाज के हाशिए पर हैं, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो इस सरकार से सवाल करते हैं, उनके खिलाफ आप जितनी नफरत में बात करेंगे, आपको उतना ही इनाम दिया जाएगा। मैं आपको कुछ और मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। नागरिकता बिल के खिलाफ अभियान चल रहा था, उनमें जामिया की पृष्ठभूमि की सरफुरा जरगर थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था, वो भी कोरोना की लहर के दौरान। सरकार में, पुलिस में इतनी भी संवेदना नहीं थी कि वो एक गर्भवती महिला के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति जतलाते। मगर एक तरफ तो सरकार की ये बेरुखी थी, मगर दूसरी तरफ सरफुरा जरगर के खिलाफ जिस तरह का गंदा और अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया उनके प्रेग्नेंट होने को लेकर। और वही हाल में दोस्तों मैंने एक वीडियो देखा था और इसे सरफुरा जरगर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है कि किस तरह से उनके खिलाफ यूट्यूब पर बाकायदा गाने जो हैं वो शूट किए गए हैं, अश्लील गाने जो उनके गर्भवती होने का मजाक उड़ाते थे। फिर मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती के दो चेले जो खुलेआम एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सरफुरा जरगर के बारे में अपशब्द और अश्लील बातें कर रहे हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर हम बार बार यह प्रमाणित कर रहे हैं कि हम अपना स्तर कितना गिरा सकते हैं, हम किस तरह से इंसान से जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, जानवर तो फिर भी जिसे कहते हैं ना, उनमें फिर भी एक वो होती है, संवेदना होती है। मैं कहने वाला था कि जानवर के अंदर भी इंसानियत होती है। हकीकत है, जानवरों के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके चमचों और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से ज्यादा इंसानियत होती है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि यति नरसिंहानंद सरस्वती एक मुस्लिम लड़के को ले जाते हैं पुलिस के सामने और कहते हैं कि यह आदमी एक साजिश के तहत हमारे मंदिर में आया था और इसका मकसद था मंदिर पर निशाना साधना। बाद में खुद पुलिस ने कहा था कि यह अस्पताल में अपनी भाभी के साथ आया था और फिर भटक गया था उनके मंदिर में। खुद पुलिस ने यति नरसिंहानंद के सरस्वती के इस झूठ का पर्दाफाश किया था। मैं नहीं भूला हूं, इन्हीं का एक चमचा बेरहमी से एक छोटे से मुस्लिम लड़के को पीट रहा था। मैंने बात सरफुरा जरगर की आपसे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक बहुत ही गंदा और अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया था। याद है? सुल्ली डील्स, मुस्लिम महिलाओं की नीलामी, उनका ऑक्शन हो रहा था भारत में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। इनमें मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मेरी कुछ दोस्त भी थी। मेरी एक दोस्त थी, एक अन्य महिला पत्रकार थी जो मुस्लिम थी, एक पायलट थी मुस्लिम थी। उन्होंने अपना नाम पाया और उनकी नीलामी हो रही थी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यह हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। और मैं जानता हूं कमेंट सेक्शन में कई नफरती चिंटू आ जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई तू मुसलमानों का क्यों साथ दे रहा है। नहीं, मेरी ये जद्दोजहद किसी धर्म के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं जो व्यवस्था की खामियों को उजागर करता हूं, उस पर सवाल उठाता हूं। और अगर मैं किसी के लिए लड़ रहा हूं तो वो हिंदुओं की आत्मा के लिए, क्योंकि एक प्रचार तंत्र है जो आपको अंदर से जहरीला बना देना चाहता है, आपके अंदर इस कदर आपकी नसों में जहर इंजेक्ट कर देना चाहता है कि
फिर आपके लिए वापसी का रास्ता नहीं रह जाएगा। हमारा धर्म हमें इतनी नफरत करना नहीं सिखाता। और रही बात मुसलमानों की दोस्तों, तो जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, आप लोगों को याद होगा, हमारे देश में ऐसे कई मुसलमान थे जो तालिबान का साथ दे रहे थे। मैंने उनका विरोध किया था और कई लोगों को उस बात को लेकर मिर्ची लगी थी। यह ना भूलें कि जायरा वसीम, जब उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस्लाम मुझे अभिनय करने की इजाजत नहीं देता। मैंने उसकी भी आलोचना की थी। मैंने कहा था कि ठीक है, अगर आप इस्लाम की वजह से अभिनय छोड़ना चाहते हैं तो यह आपका निजी विषय है। आप सार्वजनिक तौर पर उसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस्लाम अभिनय के खिलाफ होता, अगर इस्लाम क्रिएटिव आर्ट्स के खिलाफ होता, तो दिलीप साहब क्यों एक्टर होते? खयाम साहब क्यों फिल्म इंडस्ट्री में होते? सलीम जावेद, के आसिफ, वहीदा रहमान, मधुबाला, शाहरुख, सलमान आमिर, ये नाम, ये सब मुसलमान हैं और ये सब जायरा वसीम से कहीं बेहतर अभिनेता और कलाकार हैं। इसलिए मैंने उस बात पर आपत्ति दर्ज की थी। मगर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि इस सरकार के अंतर्गत, इस व्यवस्था में नफरतियों को इनाम दिया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, एक दिन आएगा जब हम इसका खमियाजा, इसकी कीमत चुकाएंगे। मेरे इन शब्दों को याद रखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी इज्जत लगातार रसातल में जा रही है, लगातार। और एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे लिए यू टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।